अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न.pk। आज हम अपना MDCAT केमिस्ट्री का फंडामेंटल कंसेप्ट्स का लेक्चर नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री को काफ़ी डिटेल के साथ इसमें क्या क्या होता है और उसके बाद इसमें से किस तरह से MCQs और कौन कौन से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने स्टडी करना है। आज लास्ट टॉपिक में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके साथ साथ हमने देखा था आइसोटोप, आइसोबार और इनमें से किस तरह से MCQs बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर की थी और डाल्टन थ्योरी को भी थोड़ा सा स्टडी किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इसकी क्या क्या टाइप हैं, मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से किस तरह से MCQs कंसेप्चुअल वो बनाते हैं और उसमें से आपको भी मैं चंद MCQs सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं और ये क्या चीज़ है। जैसा कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि मास और जो से एक एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं और डिफरेंट आइसोटोप होते हैं और डिफरेंट आइसोटोप की एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक को यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक बुक की रिलेटेड डेफिनेशन है, लेकिन एज अ जनरल हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री उस टेक्निक का नाम है जिसमें हम केमिकल सैंपल्स को आयोनाइज करते हैं और उनको मास और चार्ज की रेशियो की बेसिस पे उनको तकसीम करते हैं, उन्हें डिफरेंट सॉर्ट करते हैं, अलहदा करते हैं। या फिर सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हम इसको किसी भी सैंपल में एलिमेंट के एटॉमिक मासेज को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर में कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता चलेंगे। आज हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किस तरह से वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है और जो उनसे डिफ्लेक्शन ऑफ चार्जेस होती है उसमें वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर दें तो फिर क्या होता है और व्हाट टाइप ऑफ आयंस इट वर्क। मैं सबसे पहले स्टूडेंट की गलत फहमी दूर करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही मेजर मिस्टेक है। लेकिन सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जो उनका मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो पॉजिटिव आयन पे ही वर्क करता है, जो कि वाकई वर्क करता है, लेकिन ये नेगेटिव आयंस पे भी वर्क करता है। लेकिन मोस्टली पॉजिटिव आयन क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपने मॉलिक्यूलर आयन वाला टॉपिक पढ़ा होगा। मोस्ट मॉलिक्यूलर आयन जोन से हैं वो केटाइनिक है, क्योंकि ज़्यादातर आयन जोन से हैं मॉलिक्यूल से बनते हैं वो केटाइनिक होते हैं। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसलिए जो मोस्टली हमारी वर्किंग होती है वो पॉजिटिव गैसेस, पॉजिटिव आयन को यूज़ करके होती है। लेकिन ये बात नहीं है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर नेगेटिव आयन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो मैग्नेटिव आयन की मास टू चार्ज रेशियो भी फाइंड कर सकता है। तो किसी ने ये नहीं समझना कि सिर्फ ओनली वर्क करता है ये पॉजिटिव आयन पे, इट कैन आल्सो वर्क ऑन द नेगेटिव आयंस। सबसे पहले हम देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर की कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जब स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी तो फिर बाकी टॉपिक भी इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक आयन सोर्स जो कि आयन की प्रोडक्शन करता है, चार्जेस की प्रोड्यूस करता है, और वो जितनी भी चीज़ें जो कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उन सब प्रोसेस को हम कहते हैं आयन सोर्स। और फिर मास एनालाइजर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड प्लेट्स, ये जो अप्लाई किए होते हैं ये चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें किस तरह से फंक्शन करती हैं। और लास्ट पे होता है चार्जेस को डिटेक्ट करने वाला इलेक्ट्रोमीटर, जो कि चार्जेस को डिटेक्ट करता है, जिसे आयन कलेक्टर कहते हैं। तो मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के। सबसे पहले हम यूं करते हैं कि कोई भी सैंपल है उसको हम गैसेस स्टेट में लाते हैं, गैसेस स्टेट में ला के फिर उसकी करवाते हैं आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन जब हो जाती है तो फिर उसे हम पास कराते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। जो सा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम कहते हैं ये जो आयन है, जो चार्ज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको एक्सेलरेट कराता है, उनकी स्पीड को तेज़ करता है। जबकि जो उनका मैग्नेटिक फील्ड है इसका फंक्शन है चार्जेस की डायरेक्शन, उनकी रिफ्लेक्शन, उनको चेंज करना। ये उनको चार्जेस को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम जो भी सैंपल था उसको लिया, उसको हमने हीट किया ताकि वो अपने गैसेज या कि और फॉर्म में से गैसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट होने के बाद हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम फेंकी
जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी प्लेट्स हमने यूज़ की हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए, उनमें से पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट इसको ग्रेटली अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और ये चार्जेस की स्पीड तेज हो जाएगी। हम कंट्रोल करते हैं स्पीड ऑफ चार्जेस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो उनसे चार्जेस की स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि नेसेसरी है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये जो उनसा करता है डिफ्लेक्शन, ये डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि मास टू चार्ज रेशियो पे, इसकी अपनी स्ट्रेंथ पे, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ आइसोटोप भी डिटरमाइन करते हैं कितने ग्रुप बनेंगे। जब ये सारे चार्जेस आयन कलेक्टर पे, इलेक्ट्रोमीटर पे, डिटेक्टर पे पड़ती हैं तो एक ग्राफ हमें हासिल होता है जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम ऐसा ग्राफ है जो कि शो करता है मास टू चार्ज रेशियो ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ आयंस ऑन वाई एक्सिस, और ये ही फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रिजल्ट शो करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। और ये हमें बताता है कि किसी भी सैंपल में कितने एलिमेंट हैं, उनका मास नंबर क्या है, और इसके साथ साथ या नंबर ऑफ आइसोटोप किस तरह से बताता है। इसे हम एक MCQ से सॉल्व करते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको आइसोटोप के बारे में बताया था, मोनो आइसोटोपी, जिसमें सिर्फ एक आइसोटोप होता है जिसमें फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और दूसरे आर्सेनिक, ये 4 एलिमेंट्स और भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक आइसोटोप रखते हैं। तो अगर मैं इनसे पूछूं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मास स्पेक्ट्रम ऑफ Na पॉजिटिव, तो सबसे पहले आपने कितने आइसोटोप पढ़े Na पॉजिटिव के। Na पॉजिटिव का सिर्फ एक आइसोटोप होता है, यानी इसके एक से ज़्यादा आइसोटोप नहीं होते। अब ये ग्राफ आपको बताएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो कि Na पॉजिटिव का है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था, कल एक MCQ क्लियर कराया था कि जो कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही आइसोटोप है, तो उनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 100%। तो अगर इन दोनों में से आपको फाइंड करना पड़े तो सबसे पहले जिसकी एक लाइन है उसका मतलब उसका सिर्फ एक आइसोटोप है। इस तरह से जिसकी 3 लाइन्स हैं, जैसे कि नियोन है, जिसके साथ हाइड्रोजन, उसके मास स्पेक्ट्रम में 3 वर्टिकल लाइन्स होती हैं जो कि शो करती हैं इसके 3 आइसोटोप हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ लाइन्स जोन सी हैं मास स्पेक्ट्रम में, वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर ऑफ पीक्स जोन सी होती हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, वो नंबर ऑफ आइसोटोप को शो करती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्योंकि हम मास टू चार्ज लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ और रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ, अगर आपसे कोई पूछे जो सी हाइट ऑफ पीक है, जैसे कि इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी सबसे बड़ी है, हाइट ऑफ पीक मास स्पेक्ट्रम में आपको कौन सी चीज़ बताती है, तो हाइट ऑफ पीक बताती है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयंस। खैर, इनमें से Na पॉजिटिव का आइसोटोप कौन सा है, तो इनमें से A में 1 लाइन है, इसमें 1 लाइन है। आपको पता है कि Na पॉजिटिव एक मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन होगी, एक ही पीक होगी, जबकि C में 3 पीक हैं, तो ये Na पॉजिटिव का नहीं हो सकता, आपने इसको ओमिट कर दिया। अब प्रॉब्लम है A और B में, तो Na पॉजिटिव का क्योंकि एक ही एलिमेंट है और रिलेटिव अबंडेंस होती है एक आइसोटोप की अबंडेंस दूसरे के रिलेटेड, इसका सिर्फ एक ही है तो उसकी अबंडेंस भी होगी 100%। तो बी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, ए जो सा है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, करेक्ट ऑप्शन है। अब इस टॉपिक में से बेशुमार MCQ बनाए जा सकते हैं जैसे क्लोरीन के रिलेटेड, लेकिन और भी टॉपिक हैं जिन पे मैं बहस करना ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि आपको पता होना बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो कि भी रहती हैं, और इसलिए दूसरे टॉपिक को स्टडी करते हैं, इसको डिटेल से एक्सरसाइज में देखेंगे इंशाल्लाह। 2 टाइप होती हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की, एक डेम्स्टर ने दी 1918 में, जिसे हम कहते हैं डेम्स्टर्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि ऐसे एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करता है, मास फाइंड करता है जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। आपको स्टूडेंट यूँ पूछते हैं कि डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, तो डेम्स्टर एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये आइडेंटिफाई किया, जिसने ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया। इस तरह से एस्टन भी एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने 1919 में एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिया, जो कि खैर 1919 में एस्टन ने जो सा मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिया वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो ये 2 टाइप है मास स्पेक्ट्रोमीटर की, और भी बहुत सी टाइप हैं, लेकिन ये 2 बुक में डिस्कस की थी
और स्टूडेंट क्योंकि पूछते हैं डेम्स्टर क्या चीज़ है, एस्टन क्या चीज़ है, तो ये साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी ख्याल किया। तो इसका प्रोसीजर क्या था? सबसे पहले हमने वोल्टेज किया जो भी सैंपल था, फिर इलेक्ट्रॉन बीम, दो टाइप की आयनाइजेशन होती है, हार्ड आयनाइजेशन, सॉफ्ट आयनाइजेशन। हम इलेक्ट्रॉन बीम को मोस्टली यूज़ करते हैं आयनाइजेशन के लिए, जिसके ज़रिए आयन्स प्रोड्यूस हो गए। फिर उस आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के ज़रिए एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट होने के बाद उनकी वेलोसिटी काफ़ी हो गई। फिर मैग्नेटिक फील्ड प्लेट्स के ज़रिए इनको डिफ्लेक्शन किया, और आखिर पे इलेक्ट्रोमीटर या फिर आयन कलेक्टर के ज़रिए उनकी होती है डिटेक्शन। अब आयन कलेक्टर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है एटॉमिक मास की फाइंडिंग में, इसके साथ साथ किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव अबंडेंस की फाइंडिंग में। क्योंकि जब कोई भी एक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस मोशन पे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमीटर पे फॉल करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। वो जो करंट होता है अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप विल बी मोर। अगर उसकी अबंडेंस जो सा करंट हुआ है वो मिनिमम है, कंसंट्रेशन जो करंट की प्रोड्यूस करते हैं चार्जेस इलेक्ट्रोमीटर पे फॉल करके वो कम है, तो इसका मतलब है करंट की स्ट्रेंथ कम होने का ये मतलब है कि इस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस भी कम है। अब इलेक्ट्रोमीटर के जरिए हम मास कैसे फाइंड करते हैं? हम कार्बन 12 आइसोटोप को मास स्पेक्ट्रोमीटर के प्रोसेस से गुजारते हैं। इसके बाद जो करंट आता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास की तरह कंपेयर करते हैं किसी और एलिमेंट के करंट के साथ, और दोनों की कंपेयर के साथ हम देख सकते हैं कि इसका मास ये होगा, इसका मास ये होगा। खैर ये भी एक लंबा टॉपिक है। अब हम वो अहम बातें करते हैं जो कि MDCAT के लिए आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उनसे पहले मैथमेटिकल रिलेशन जो कि आएगी, जो कि मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू h²r²/2e। कुछ बुक में ये गलत स्टेटमेंट, गलती मिस प्रिंटिंग हुई है, वो ठीक कर लें। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है h²r²2e। इधर h जो सा है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, जो सा e है ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, m मास ऑफ चार्ज एंड क्यू ई चार्ज, और मास टू रेशियो इज इक्वल टू h²r²2e। अब ये फिजिक्स में भी टॉपिक है सेकंड ईयर में। इसमें होता ही क्या है, हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, आपको ज़रा सी हिंट देता हूँ ताकि इसका भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। आपने पढ़ा है सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, तो F को आपने पढ़ा है QVB। किसी भी जो चार्जेस पे फील्ड में मोशन जो फोर्स लगती है उसे QVB इज इक्वल टू mv²/r। तो हमने मालूम करने हैं मास टू चार्ज, तो इधर चार्ज को डिवाइड कर दिया, तमाम v² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, r इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, तो मास टू चार्ज इज इक्वल टू BR/V। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इधर सिर्फ है मैग्नेटिक फील्ड। हमें वेलोसिटी का नहीं पता वो कितनी है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। हम वेलोसिटी को किसी और मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv²। इधर से जो सा v² आएगा वो हम इधर पुट करेंगे, जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास मास तो चार्ज रेशियो आ जाएगी h²r²/2e। अब ये इक्वेशन बहुत ही अहम है, जहां आपका कंसेप्ट काम नहीं करेगा वहां भी आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे होगा। जैसे कि जो उनसे पॉइंट है वो ये हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे h को कांस्टेंट रख के तो रेडियस विल इंक्रीज। तो पहले तो इसको हम करते हैं इक्वेशन से, फिर इसका कंसेप्ट भी देख लेंगे रेडियस क्यों इंक्रीज करता है। मास टू चार्ज रेशियो में मास टू चार्ज का जो सा रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जबकि r² और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है r के साथ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस इंक्रीज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो रेडियस डिक्रीज होगा। ये था इक्वेशन के साथ। रियल में इसका कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, ये करती है चार्जेस को स्पीड अप, एक्सेलरेट करती है। अगर कम वेलोसिटी होगी तो चार्जेस कम स्पीड से मूव करेंगे, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो चार्जेस की मोशन ज़्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, इधर चार्ज एक आ रहा है जिसकी बहुत लो स्पीड है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसको जल्दी से डिफ्लेक्ट ईजी करना कर देगा और उसका रेडियस छोटा होगा। एक बहुत ही स्पीड से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जब वो इसे पास करेगा तो डिफ्लेक्ट करने के बावजूद उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी और वो दूर जाके डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका रेडियस ज़्यादा होगा।
तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो रेडियस ज़्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है तो रेडियस कम होता है। क्योंकि जैसे कि कोई भी चीज़ है, इधर एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत स्लो जा रहा है, तो उसको एयर हो कोई भी फोर्स हो इसे मोड़ना डिफ्लेक्ट करना बहुत ईजी होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसका मास मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा या फिर वो काफ़ी दूर जाके डिफ्लेक्ट होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है कि अगर ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से वो डिफ्लेक्शन कम होगी। और ये भी एक बात रखें, जब डिफ्लेक्शन कम होती है तो रेडियस ज़्यादा होता है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, ये लेस डिफ्लेक्शन है, लेस 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 रेडियस ज़्यादा, ये मोर डिफ्लेक्शन है तो रेडियस कम। दूसरा पॉइंट जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड एच इज इंक्रीज रेडियस डिक्रीज, इसको भी आप इक्वेशन से समझ सकते हैं, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का इन्वर्स रिलेशन है, इधर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन कैड डाउन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा। और इससे भी आप कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो कोई भी चार्ज जो इसे मूव कर रहा है वो उसको बहुत जल्दी में रोटेट कर देगा, सर्कुलर पाथ में मूव कर देगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ कम है तो इसका इफेक्ट चार्ज पे कम होगा और वो सीधा ज़्यादा पास करेगा और फिर जाके जब टर्न होगा, तो जब टर्न होगा तो लेस डिफ्लेक्शन होगी, रेडियस ज़्यादा होगा। इस तरह से जो सा मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस को कम करता है, अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो रेडियस कम होगा, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो रेडियस ज़्यादा होगा। अब तीसरी चीज़, इफ़ मास टू चार्ज रेशियो इंक्रीज देयर इज लेस डिफ्लेक्शन एंड मोर रेडियस, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से वो लेस डिफ्लेक्ट होगा और लेस डिफ्लेक्ट होने की वजह से उसका रेडियस जोन है वो ज़्यादा होगा। अगर कोई लाइटर है, अगर कोई इसका मास कम है किसी एलिमेंट का, किसी आइसोटोप का, किसी एटम का, तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इजीली उसको रोटेट करवाएगा, डिफ्लेक्ट कराएगा और उसका रेडियस कम होगा। सो इस तरह से डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और इसके साथ साथ जोन सी है जो मास ऑफ वो एलिमेंट, वो आइसोटोप जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ किया जा रहा है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जोन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ चार्ज को, जबकि जोन सा मैग्नेटिक फील्ड है ये कंट्रोल करता है डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज को। ये चार्जेस को सर्कल में रोटेट करता है, और ये क्यों रोटेट करता है ये आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा फिजिक्स सेकंड ईयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्योंकि इधर वेलोसिटी का अगर इधर से रिलेशन हो, अगर इस तरफ है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो जो सा राइट हैंड रूल के मुताबिक V क्रॉस B, जो सा चार्जेस हैं वो इन दोनों की परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों ही सर्कल में मूव कराते हैं किसी भी चार्ज को। तो इनमें से किस तरह से MCQs बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच आइसोटोप विल शो हाईएस्ट डिफ्लेक्शन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, क्लोरीन 35। हाईएस्ट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। कुछ स्टूडेंट यूं समझते हैं कि हाईएस्ट डिफ्लेक्शन मतलब हाई रेडियस, जबकि हाईएस्ट डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जितनी जल्दी डिफ्लेक्शन होगी उतना लो रेडियस। तो वो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इनमें से सबसे कम रेडियस किसका होगा। तो रेडियस आपको मैंने बताया था कि उसका कम होता है जिसका मास सबसे ज़्यादा कम होता है। इसमें प्रोटियम का मास सबसे कम है तो इसका रेडियस सबसे कम होगा और इसकी डिफ्लेक्शन हाईएस्ट होगी। जिसकी लेस डिफ्लेक्शन होगी वह है क्लोरीन 35, इसका मास इन तीनों से ज़्यादा है। तो इस तरह से MCQ आया है, इसमें से बेशुमार डिफरेंट टाइप के ऑप्शन बन सकते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक और MCQ सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेडियस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इनमें से किसका हाईएस्ट रेडियस होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर में। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ऑल हैव सेम। ऑल हैव सेम ये तो नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप डिफरेंट जगह पे फॉल करते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मास स्पेक्ट्रोमीटर का।
जिसकी बेस पे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में सेपरेशन ऑफ आइसोटोप भी करते हैं। तो हाईएस्ट रेडियस किसका होगा? जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। एक तो मास का रिलेशन आप इक्वेशन से देख सकते हैं, मास टू चार्ज इज इक्वल टू h² r²। रेडियस और मास का डायरेक्ट रिलेशन है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इनमें से मास सबसे ज़्यादा किसका है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 का। तो कार्बन 14 का मास सबसे ज़्यादा है तो इसका रेडियस भी हाईएस्ट होगा। और इसके और भी काफ़ी कंसेप्चुअल MCQs हैं, जिनमें से चंद ऐसे MCQs होते हैं जो कि बाकी MCQs को भी क्लियर करते हैं। तो ऐसे MCQs को हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने एक्सरसाइज में। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा जहाँ तक मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया। और स्टडी करें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी सेशन कंप्लीट करेंगे। अभी स्पीड स्लो है क्योंकि मैं काफ़ी तैयारी कर रहा हूँ था, और एकदम जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो हमारे लेक्चर की स्पीड तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। तो होप यू बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हो। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।